नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के एमपी फंड से खरीदी गई एम्बुलेंस से शराब की डिलीवरी की जा रही थी। पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 280 लीटर देसी शराब बरामद की है। यह एम्बुलेंस पंचायत एम्बुलेंस सेवा को दी गई थी। शराब बरामद होने के बाद सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने बताया कि 40 जगहों से एम्बुलेंस चलाई जा रही है। उन्होंने इस मामले में एम्बुलेंस चलाने वाली समिति के सभी सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एम्बुलेंस के ड्राइवर राकेश राय को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही डोरीगंज थाना क्षेत्र के कोटवा पंचायत के मुखिया जयप्रकाश सिंह के साथ ही एक और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने एमपी फंड से 2019 में एम्बुलेंस खरीदकर पंचायतों में मुखिया को दिया था ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को सुविधा हो, लेकिन इस एम्बुलेंस से शराब की तस्करी की जाने लगी है। इस गाड़ी को अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा शासन को, पुलिस महकमे को कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उन लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की। तुरंत इस गाड़ी को जब्त किया। अवैध कार्रवाई हो रही थी, अवैध काम हो रहा था और ये पूरी समिति इसके लिए जिम्मेवार है। और अब सवाल यह है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों के लिए क्यों नहीं हुआ। सवाल कई हैं, क्योंकि शराब ढोई जा रही है एम्बुलेंस से। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, पंचायत एम्बुलेंस समिति ने किसे अलॉट की थी एम्बुलेंस, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एम्बुलेंस अलॉट के पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि एम्बुलेंस को शराब तस्करी का हथकंडा आखिर किसने बनाया है। क्यों आखिर एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा है। उस राज्य में जहां शराब बंदी है उसमें आखिर एम्बुलेंस शराब माफियाओं तक कैसे पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस की आड़ में कौन कर रहा शराब की तस्करी। सवाल यह भी कि क्या एम्बुलेंस सेवा की रोजाना डायरी तैयार होती थी। एम्बुलेंस में मिली शराब आखिर कहां खपाई जानी थी। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। एम्बुलेंस में शराब मिलने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो शराब की खेप भेजने वाले और लेने वाले दोनों को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। एक एम्बुलेंस के बारे में जब चेकिंग की गई और सूचना भी प्राप्त हुई थी तो वाहन चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से जो है शराब ढो रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। चालक के द्वारा बताया गया कि वो जिस स्थान से इस शराब को लाया था और जिस स्थान उसको पहुंचाना था उस संबंध में भी जानकारी दी गई है। और जो इसका सप्लायर था, जो रिसीवर था, उसको भी हम लोगों ने पहचान कर ली है। उस पर छापामारी की गई है उसको पकड़ने का। तो एम्बुलेंस से शराब की बोतलें मिली हैं। उस एम्बुलेंस से शराब की बोतलें मिली हैं जिस एम्बुलेंस को सांसद फंड से खरीदा गया था। सांसद ने इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल पंचायत को करने के लिए कहा था। हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, एम्बुलेंस खरीदी जाती है, एम्बुलेंस को उन लोगों के हवाले भी किया जाता है जो लोग प्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। देखिए, ये बिल्कुल एक चौंकाने वाला मामला है और ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं जब एम्बुलेंस का दुरुपयोग किया गया है। ये हालांकि में हल्के से रूडी ने खुद ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुखिया जयप्रकाश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब से इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा था। क्या एम्बुलेंस जो इस्तेमाल के लिए दी गई हैं उनकी डायरी मेंटेन नहीं की जाती कि आखिर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कब कैसे हो रहा है। क्या डेली बेसिस पर उनका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता कि एम्बुलेंस कहां है, आखिर किसके पास है, कितनी चली, कहां गई। ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ एम्बुलेंस खरीद कर दे दिया जाता है, लेकिन यह भी गौर करने वाली बात होती है कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल सही जगह पर हो रहा है या नहीं। कई एम्बुलेंस खरीदे गए थे, क्या और भी ऐसे एम्बुलेंस है
जिनका इस्तेमाल इस तरीके की चीजों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा तो यह बेहद गंभीर मामला है। चूंकि बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में जो मुखिया या मुखिया का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं वो शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं, शराब की डिलीवरी करवा सकते हैं, शराब के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में एहतियात और ज्यादा जरूरी है। रुख अगली अहम खबर का करते हैं। सीमांचल में घुसपैठ पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि सीमांचल इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ रहे हैं और वहां बसते जा रहे हैं। स्थानीय दलालों के जरिए बाहरी लोगों को लाकर वहां की जमीन बेची जा रही है। मंत्री ने कहा कि सीमांचल में समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी मिली थी कि घुसपैठिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल कर जमीन खरीद रहे हैं और मंदिर, मठों, भूदान और लाल पर्चे की जमीनों को दलाल घुसपैठियों को बेच रहे हैं, जिस पर दुकानें और मॉल बनाए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार सरकार और बीजेपी दोनों घुसपैठियों को रोकने पर काम कर रही है। रामसूरत राय ने यह भी कहा कि देश की जमीन की रक्षा के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग काम कर रहा है और सभी जमीन की जमाबंदी कराकर उसे पोर्टल पर लाया जाएगा। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था तो काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा कहना है। समस्तीपुर से एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर लगे आरोप पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने पहले से उन्हें पता था, उन्होंने दोनों को बुलाकर मामले को खत्म करने की सलाह दी थी। जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सर सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां बिहारीगंज के बभनगामा चौक के पास दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। करीब 10 से 15 मिनट तक बभनगामा चौक रणक्षेत्र में तब्दील रहा। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच बीते 3 महीने से विवाद चल रहा था। इस झड़प में दोनों ओर के करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का इलाज बिहारीगंज पीएचसी में चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। रोसड़ा कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 22 सितंबर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी। 25 नवंबर 2008 को पत्रकार विकास की हत्या हुई थी और दफ्तर से घर जाने के दौरान हत्या कर दी गई थी और इसके बाद लगातार इसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आखिरकार पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। रोसड़ा कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वैशाली के महनार में बाया नदी का बांध टूट गया है। यह बांध बाजितपुर इलाके में टूटा है। नदी का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है और लोगों में दहशत का माहौल है। पानी की धार इतनी तेज है कि इसका फैलाव समस्तीपुर जिले के पटोरी तक पहुंच गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और टूटे बांध का जायजा लिया, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है।
तो समस्तीपुर जिले तक पानी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी तेज गति से पानी गांव में प्रवेश कर रहा है। बांध टूट जाने के बाद से यहां पर स्थिति भयावह हो गई है। पानी का बहाव रोक पाना मुश्किल हो रहा है। बांध टूटने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है और इससे नुकसान किस कदर हो रहा होगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शराब पीने के विवाद में हत्या कर दी गई है। 100 रुपये बकाए के लिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई। साहिबगंज के बलतिनहर गांव की यह घटना है, जहां पर 100 रुपये बकाए के लिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के छात्रों ने प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एमबीए, बीबीए और बीसीए के फर्स्ट ईयर के छात्रों का कहना है कि दूसरे कॉलेजों की तरह उन्हें भी प्रमोट किया जाए। एलन मिश्रा कॉलेज के स्टूडेंट प्रमोट करने की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कॉलेज के बाहर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो खराब मौसम होने के बाद भी प्रोटेस्ट करने में जुटे हुए हैं। डिमांड है कि जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन के दौरान क्लास नहीं कर सके अब उन्हें प्रमोट किया जाए, जिसमें एमबीए, बीबीए, बीसीए तमाम जो फैकल्टी है उसके स्टूडेंट यहाँ शामिल हैं। हम बात करते हैं कि आखिर कॉलेज प्रशासन से कोई बातचीत हुई है कि नहीं। हमारी मांगे यही है, जैसे यूजीसी का गाइडलाइन है, शनिवार को यूजीसी का गाइडलाइन आया कि यूनिवर्सिटी के अनुसार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। मुद्दा ये था कि जो सेशन था कोरोना वायरस के कारण काफी डिले चल रहा था और अभी तक 2022 का सेशन है हमारा, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है और 1 साल बीत गया और कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी भी आ रही है। तो क्या कॉलेज प्रशासन इतना डिले करेगा तो क्या हमारा जो सेमेस्टर जो भी एमबीए का जो सेशन है क्या 2023 में खत्म होगा क्या? इसमें जो ईयर है आपका बैक भी लग रहा है क्या? नहीं, एग्जाम हुआ ही नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है? यूनिवर्सिटी बोल रहा है प्रमोट करने के लिए, लेकिन उस कॉलेज जो है वो कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। चलिए, सब जगह कुछ लिखा हुआ है, स्लोगन है, डिमांड है, आपके बैनर पर कुछ लिखा हुआ नहीं? कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज यही पढ़ाई किया है, यहाँ पे यही पढ़ाया गया है, पढ़ाई के नाम पे बस यही है यहाँ पे, और इसी के बेसिस पे ये हमसे एग्जाम चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई है? ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हुआ है। सिलेबस इतना इनकम्प्लीट है, अगर कोई एक बच्चा भी यहाँ पे बोल देगा कि सिलेबस कंप्लीट है तो हम सब एग्जाम देने को तैयार हो जाएंगे। ऑनलाइन क्या डिमांड क्या है आपका? डिमांड यही है हमारा, जो भी चला है जिसमें बराबर लिंक फेल हुआ। हाँ, लिंक फेल तो हुआ ही है, लेकिन जो गाइडलाइंस है हमारा AQ वो प्रमोशन का दिया है। अभी 1 साल हो गए हैं, हमारा अभी तक सेमेस्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस इनकम्प्लीट है और उसी के बेसिस पे एग्जाम चाह रहे हैं। बाकी ऑटोनोमस कॉलेजेस भी प्रमोट कर चुके हैं अपने, बाकी की तरह अभी चाह रहे हैं प्रमोशन करें। कौन कौन सा कोर्स है इसमें? इसमें यूजी और पीजी के सारे कोर्स। क्या नाम हुआ आपका? मानिक यादव। तो ये डिमांड है, यानी डिमांड ये भी है, आरोप भी है कि पढ़ाई हुई नहीं, ना ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ना ही ऑफलाइन पढ़ाई हुई और ना सिलेबस पूरा हुआ। ऐसे में कैसे देंगे इम्तिहान? तो ये डर सता रहा है। नतीजा बैनर लेकर, पोस्टर लेकर सभी स्टूडेंट अब कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हरी झंडी मिल गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। मुंगेर में एक शातिर चोर ने ज्वेलरी कारोबारी को अपना निशाना बनाया और सोने की 2 चेन के साथ एक ब्रेसलेट और एक मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। हालांकि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि घटना तब घटी जब स्वर्ण कारोबारी विजय आनंद की पत्नी दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचा और गहने दिखाने को कहा। गहने को देखते देखते उसने कुछ जेवर अपने पॉकेट में डाल लिए और वहां से जाने लगा। हालांकि इस दौरान विजय आनंद की पत्नी ने उसे ऐसा करते देख लिया और शोर मचाया, लेकिन तब तक वो सड़क पार कर चुका था, जहां बाइक लिए उसका एक साथी इंतजार कर रहा था। जब तक लोग उसे पकड़ पाते वो अपने साथी के साथ फरार हो गया। चोरी हुए सोने के गहने की कुल की जो वजन है वो 40 ग्राम है और कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है।
और रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 5 लाख के गहने और 20,000 रुपए नकद की लूट हुई है। पत्रकार नगर के मलाही पकड़ी इलाके की घटना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े अब पटना में लुटेरे लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कहां है पटना पुलिस, क्या कर रही है पटना पुलिस, जो दिन दहाड़े पत्रकार नगर जैसे इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल लूट खड़ा हुआ है और अभी कुछ शास्त्री नगर थाना के पूरी इलाके में रात करीब 9 बजे लूट की घटना हुई थी और ये तो दिन दहाड़े घटना हो गई है। और सबसे हैरान की बात है कि सिटी एसपी से लेकर थानेदार जो मनोरंजन भारतीय पत्रकार नगर थाना के, उनको लगातार कॉल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है घटना होने के बाद चुप्पी साध देती है। यही मीडिया तक जल्द बात, लेकिन बहरहाल बड़ी। चलिए संजय, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, ना तो थानेदार और ना सिटी एसपी फोन तक उठा के इसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब न्यूज 18 के फोन को वो रिसीव नहीं करते हैं तो बिहार में जो ये अधिकारी हैं, आम लोगों के फोन पर क्या रिस्पॉन्ड करते होंगे, ये समझा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज जिले में वायरल फीवर और एईएस के मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिले में एईएस से एक बच्ची की मौत हुई है। संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए गोपालगंज सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पीके वार्ड में 10 बेड लगाए गए हैं। डीएम ने लोगों से अपील की है कि बीमार पड़ने पर बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज कराएं। अभी कितने बच्चे यहाँ पे एडमिट हैं? एक बच्चे। ओके, और बच्चे की तबीयत कैसी है उसकी, और क्या हुआ? बहुत अच्छे। और इससे पहले बच्चे? हाँ, पहले थे बच्चे, अभी पहले 2 बच्चे थे, अभी एक ही है। ओके, और कल एक बच्चा रेफर हुआ था। हाँ। कुछ जगहों पे मलेरिया भी मिले हैं, कुछ जगहों पे सस्पेक्टेड एईएस है, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड, लोग संदेह कर रहे हैं। तो जब कभी भी कोई बीमार पड़े तो हमारा अस्पताल खुला हुआ है, वो ट्रेंड जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में आए, अपने घर पर बच्चों को अनावश्यक रूप से रख करके वहां इलाज कराने का प्रयास नहीं करें, ताकि स्थिति बच्चों की नहीं बिगड़े। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल में ब्रोंकलाइटिस वायरल से पहली मौत हुई है। अस्पताल के केयर टेकर ने इसकी पुष्टि की है। 2 साल का सुदर्शन सीतामढ़ी का रहने वाला था। उसे 12 सितंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि बीते 5 सितंबर से अब तक केजरीवाल अस्पताल में वायरल फीवर और ब्रोंकोलाइटिस से पीड़ित 247 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें 170 बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं। 64 बच्चे अभी भी भर्ती हैं, इलाजरत हैं। 246 बच्चे भर्ती हुए हैं। दिनांक 5 तारीख से डाटा तैयार किया गया है, जिसमें अभी वार्ड में 64 बच्चे हैं। 170 बच्चे ठीक होके घर जा चुके हैं। कितने बच्चे क्रिटिकल थे? एक बच्चे जो 12 तारीख को शाम में भर्ती हुए थे, उसका देहांत हो गया है। बाकी सब ठीक है, अभी स्थिति सबकी ठीक है। और मधेपुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसडीएम कार्यालय के सामने गोली चली है। दुकानदार पर अपराधियों ने गोलियां चलाई हैं। बाल दुकानदार बचा है, गोली चलाकर अपराधी फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मधेपुरा में अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि एसडीएम कार्यालय के पास भी अपराधी बेखौफ होकर पहुंचते हैं और गोलीबारी कर फरार हो जाते हैं। और अब बात बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की। तो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। आपको बता दें, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो या वो लोग जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं उनके स्तर पर हो, हर तरह से तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां मुखिया जी अपने वादे और दावों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं जनता मुखिया जी के कामों का हिसाब किताब करने में जुट गए हैं। और इसी क्रम में हम पहुंचे मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत, जहां
सड़कें आज भी पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोहल्ले के लोग घुटने भर पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हैं। लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश है। वहीं नल जल योजना भी हवा में तैरती नजर आई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां की ये तस्वीरें हैं वहां लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, लोग कितने परेशान होंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।